कुछ लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो उनको घमंड आ जाता है। आज की कहानी में एक बहू ने अपनी 60 साल की बुजुर्ग सास को पैसा कमाने का घमंड दिखाया, क्योंकि बहू नौकरी करती थी और पैसा कमाकर घर में लाती थी। उसके बाद सास ने अपनी बहू का घमंड तोड़ने के लिए पैसे कमाए और कुछ इस तरह से पैसे कमाए कि सभी लोग हैरान रह गए और फिर बहू बेटों का घमंड धरा का धरा रह गया। आखिर क्या इस कहानी के अंदर है, पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक बहन अपने भाई के पास फ़ोन करती है। बहन जो कि अपने ससुराल में है पति के यहाँ, और उसका भाई शहर में रहा करता है अपनी पत्नी के साथ। तो बहन अपने भाई पर फ़ोन करती है कि भाई माँ गांव में बीमार है, और जो उनकी माँ होती है वो विधवा होती है, 60 साल उम्र है और पति की मौत पहले हो चुकी है। बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर जा चुका है और बेटी की शादी हो चुकी है, तो माँ गांव में अकेली रहा करती है। लेकिन दोस्तों, जो माँ थी वह बीमार थी फिलहाल, और जो बहन थी वो अपने भाई के पास फ़ोन करती है कि माँ को ले आओ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा, जो गांव का डॉक्टर है, कि इसको अब इलाज की ज़रूरत है और इसको शहर ले जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। अब जो बेटा होता है उससे फ़ोन छीन करके उसकी जो पत्नी होती है एकदम से अपनी ननद से कहती है कि अब वो तो चिलत्तर ज़्यादा करती हैं, वो तो बुखार को भी बहुत बड़ी बीमारी बना देती हैं। और लेकिन दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जो बेटी होती है वह कहती है भाभी तुम्हें नहीं लानी है तो मैं ले आती हूँ। लेकिन इतने में जो भाई होता है वह कहता है कि नहीं तुम मत लाओ, मैं गाँव जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो लड़का होता है यह अपनी माँ को जैसे ही लाने के लिए बोलता है तो उसकी पत्नी उसकी तरफ घुर्राती है, कहती है कि हमारा जीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाएगा, आराम से मज़े से रह रहे हैं, उस बुढ़िया को यहाँ पर ले आओगे। लेकिन बेटा कहता है कि वो मेरी माँ भी है, अगर तुम्हारी माँ पर आफत आ पड़ती तो क्या तुम अपनी माँ का सहारा नहीं बनती। अब इतना बात कह करके पत्नी की आवाज़ को दबा करके बेटा गांव चला जाता है और वहाँ से अपनी माँ का सारा सामान पैक करके अपने साथ शहर में अपने घर पर ले आता है। माँ का नाम था सरला देवी, जिसकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी थी और बुढ़ापाई था थोड़ा सा। और अब उसको जब उसका बेटा होता है वह शहर ले आता है। बेटे का नाम होता है रवि और उसकी पत्नी का नाम होता है वैशाली। अब यह उसको अपने घर ले जाते हैं शहर में और कह देता है कि माँ यह आपका कमरा है। जो कबाड़ वाला कमरा था जिसमें कबाड़ा पड़ा रहा करता था, उसके लिए बेटा कह देता है माँ इसको साफ कर लो और इसमें तुम्हारी चारपाई डाल देंगे, इसमें तुम रह लिया करो, उस कमरे में हम दोनों पति पत्नी रह लिया करेंगे। अब माँ को बड़ा अजीब सा लगता है कि बेटा मेरी सेवा करने के लिए लाया है या फिर मुझे कबाड़ खाने में डालने के लिए लाया है। माँ भी थोड़ी सी खुशमिजाजी थी, लेकिन अब यहाँ पर बेटा बहू की चल रही थी फिलहाल, भाई समय भी कोई चीज़ होती है, वरना माँ बहुत ही खुशमिजाज थी और जवाब देना जानती थी लोगों को। और उसने अपने बलबूते पर अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया और उनकी शादी की थी, क्योंकि पति की मृत्यु तो काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी। माँ एक तरह से कहते हैं ना, मर्दानी जो होती हैं ना, एक तरह से जो लेडीज़ होती हैं मर्दानी तरह से रहती हैं, मर्दों के काम करती हैं खुद, जैसे कि घर का भार उठाना। कुछ महिलाएं हरियाणा के अंदर भी आपको मिल जाएंगी खेतों का काम करते हुए, फावड़ा चलाते हुए और मर्दों के से काम करते हुए। तो इस तरह की वह महिला थी और दबंग भी थी अपने टाइम पर। लेकिन फिलहाल अब वह बीमार हो चुकी थी और बच्चे उसको अपनी तरह से रख रहे थे, तो माँ चुप लगा जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद माँ उस कमरे में लेट जाती है और बेटा और बहू अपने अलग कमरे में चले गए थे। रात को माँ को बहुत तेज़ बुखार आता है, कराती है, लेकिन कोई भी बेटा बहू कमरे में से निकलकर ये पूछने तक के लिए नहीं आते हैं कि माँ आपका क्या हाल है, क्या हो रहा है, कोई दवाई गोली, कोई बुखार की दवाई दे दे। लेकिन दोस्तों, रात भर गुजर जाती है। रात भर जब जगती है माँ और सुबह की जो नींद होती है, कहते हैं ना सुबह 4 बजे कोई भी बीमारी है, 4 बजे के बाद वह बीमारी का असर कम हो जाता है और बहुत गहरी नींद आ जाया करती है। ये मेरे ऊपर भी गुजरा है, जब ऑस्टियोमाइलिटिस मुझे हुआ था हाथ में, पूरे दिन भर रोना, रात में भी रोना, लेकिन सुबह के टाइम वो बीमारी का प्रेशर जो असर होता है बहुत कम हो जाता है, नींद आ जाती है। इसी तरह से इस बुजुर्ग औरत को नींद आ जाती है, सरला देवी को, और सुबह के टाइम जब ये सोती है तो उठने में देरी हो जाती है, क्योंकि रात भर जागी थी दर्द के मारे। सुबह बेटा बहू उठते हैं। बेटा कहता है माँ तुम गाँव में तो इतना नहीं सोती हो, अब तो बहुत ज़्यादा सो रही हो, इतनी लेट हो गई है, तुम्हें खड़ा नहीं होना है, डॉक्टर के पास नहीं चलना है। बेटे से कहती है माँ कि बेटा मैं थोड़ा सा रात में दर्द रहा था, रात भर बुखार था, सुबह आंखें लग गई इसलिए लेट हो गई। अब जो लड़का होता है
जैसे ही अपनी माँ से कहता है कि माँ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तो जो उस विधवा महिला की जो बहू थी, जब विधवा महिला उस घर में प्रवेश करती है तो बहू ड्यूटी पर गई हुई थी और जब वापस आई थी तो अपनी सास के थोड़े से पैर छुए थे, वो भी मुंह मटका करके, यानी कि थोड़ा सा ऐसे समझ के ये क्या है, क्या आ गई है यहाँ पर, तो ऐसे पैर छुए थे। तो अब बहू अपनी सास को देख देख कर अंदर ही अंदर जल रही थी कि हमारी छाती पर ये यहाँ पर बैठ गई है। उसके बाद बेटा उसको दिखा ले आता है और दिखा लाने के बाद डॉक्टर होते हुए कहते हैं कि इनको डेंगू है, इनका लंबा इलाज चलेगा, इनको यहीं पर रखना। अब माँ को घर पर ले आता है बेटा, दवाई वगैरह जो भी दिलवानी होती है वो दे देते हैं। दूसरा दिन होता है, जो बहू होती है वह खड़ी होती है और अपना खाना बना करके अपनी सास से कहती है माँ जी मैंने अपना खाना तो बना लिया है, आप अपना खाना खुद बना लेना। तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, वह बुजुर्ग औरत थोड़ी सी मजाकिया टाइप की थी। वह कहती है कि अरे बहू, मैं यहाँ पर तुम पर सेवा करवाने के लिए आई हूँ और तुम उल्टा मुझसे खाना बनवा रही हो। लेकिन जो बहू होती है वह कहती है माँ जी आपको पता नहीं है पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, मैं पैसा कमाती हूँ आपके बेटे के साथ और दिन भर बाहर भागती दौड़ती रहती हूँ जिससे घर चल सके। अब यह बात सुनने के बाद जो सरला देवी होती है वो चुप लगा जाती है, भाई ठीक है दिन भर बाहर रहती है। उसके बाद वो अपना खाना बना लेती है, जैसे तैसे बीमार थी। अब 2 दिन गुजरते हैं, हर बात पर वह बहू अपनी सास को ताना मारा करती कि आप ऐसी ठाली बैठी हो और घर का काम भी नहीं कर सकती, झाड़ू पोछा भी नहीं किए हुए हैं तुमने, और मैं बाहर से कमा कर लाती हूँ, घर चलाती हूँ, और तुम यहाँ पर सासू जी आराम से रह रही हो, कुछ करती नहीं हो। इस तरह की बातें इनके बीच में होती रहती सास और बहू के अंदर। अब तो इसी तरह से समय गुजरता रहता है और जो सास होती है उसका जो डेंगू की बीमारी थी वो ख़त्म हो जाती है, वह सही हो जाती है। और उसके बाद अब सरला देवी कहती है बेटा ठीक है बहुत हो ली तुम्हारी सेवादानी, उल्टी तुम लोगों ने मुझसे सेवा करवा ली, अब मैं अपने गांव जाऊंगी, अब मेरा सामान पैक करो, मुझे छोड़ कर आओ। तो जो बहू होती है बड़ी खुश होती है कि भाई ये जो आफत है टल जाएगी। लेकिन इतने में थोड़ी देर में जब सास तैयार हो रही थी, नहा रही थी, तो बहू के पेट में दर्द होने लगता है। तो तुरंत उसका पति उसको डॉक्टर के पास, जो कि पड़ोस में ही क्लिनिक था, वहाँ पर ले जाता है। क्लिनिक वाला तुरंत उसका एक्सरा करता है तो पता चलता है, यहाँ पर जब चेकअप किया जाता है कि बहू जो है वो पेट से है, गर्भवती है। अब तो जो बहू थी वह गर्भवती थी और उधर सास जब ठीक हो गई थी तो घर का काम सारा अपने आप ही करने लगी थी, क्योंकि उसको काम किए बगैर रहा नहीं जाता था, गाँव में भी अपना काम खुद करना पड़ता था। तो अब जैसे सास तो जाने के लिए तैयार हो रही है, बहू के पेट में बच्चा निकल आया है, भाई बच्चे गर्भवती है वो। अब अपने पति से कहती है रवि माँ जी जा रही हैं और मैं गर्भवती हूँ, नौकरी भी करनी होगी, पेट में बच्चा भी रहेगा, कैसे करूँगी काम, तुम ऐसा करो माँ जी को रोक लो, बहुत काम करती है माँ जी घर में। मतलब चाल थी एक तरह से। अब जो बेटा होता है वह रवि जो होता है अपनी माँ से कहता है माँ जी आप गाँव जा रही हो और आपकी बहू के पेट में बच्चा गर्भवती है और अब यहाँ पर आप नहीं रहोगे तो कौन संभालेगा इसको। यानी कि इमोशनल यहाँ पर काम किया जाता है। अब जो सास होती है वह रुक जाती है, क्योंकि उसको भी पता था कि मेरा ही पोता होने वाला है, बरसों की नींव यहाँ पर रखी जाएगी। उसके बाद दोस्तों सरला देवी वहीं पर रुक जाती है और जो बहू होती है वह कहती है माँ जी आप यहाँ पर रुक जाओ, मुझे बच्चा जब तक हो जब तक यहाँ पर रहो। लेकिन सरला देवी ये बात भी कहती है बहू तुम तो चले जाते हो अपना ड्यूटी पर, पीछे से मैं अकेली रहती हूँ इस घर में और ये घर की 4 दीवारें काटने को दौड़ती हैं, मेरा मन तो लगता नहीं है। गाँव में रहती हूँ तो वहाँ पर 4 सहेलियाँ आ जाती हैं, कभी मैं किसी के पास चली जाती हूँ, कभी कोई मेरे पास आ जाती है, मेरा बड़ा मन लगता है गांव के अंदर। लेकिन इतने में ही जो बहू होती है बोल पड़ती है कि माँ जी कॉलोनी में जो पार्क है ना वहीं पर जो मंदिर है अच्छा सा, और उस मंदिर के अंदर बहुत सारी औरतें आपकी ही उम्र की आती हैं और भजन कीर्तन करती हैं और वहाँ पर आप चली जाया करो। अब तो यहाँ पर सरला देवी कहती है ठीक है तो तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगी जो भी कुछ होगा। बेटा बहू नौकरी पर चले जाते, सरला देवी अब उस मंदिर में जाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर सरला देवी को गाने का, भजन गाने का बड़ा शौक था। जैसे ही वह उस मंदिर में जाती है, भजन गाती है, आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो तो उसकी फ़ैन हो जाती हैं, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे भजन वो गाया करती और आवाज़ में दम था। तो सभी औरतें उसकी फ़ैन हो गई थी एक तरह से। एक उसकी सहेली भी बनी थी जिसका नाम था कश्मीरी देवी। अब कश्मीरी देवी उसकी फ़ैन बन गई थी, मतलब दोस्त सहेली बन गई थी। अब वह दोनों आपस में बातचीत किया करती, पूरे पूरे दिन आराम से उसका समय कटने लगता है। तो सरला देवी को अब ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही थी। एक बार की बात है, जन्माष्टमी पर उस मंदिर के अंदर प्रोग्राम था, तो स्पेशल सरला देवी से कहा गया था कि आप यहाँ पर भजन आप ही गाएंगी आज पूरे प्रोग्राम में।
तो सरला देवी वहाँ पर भजन गाती रहती है और भजन गाते गाते वे लेट हो जाती है, क्योंकि जन्माष्टमी का प्रोग्राम तो काफ़ी देर तक चलता है। घर पर बेटा बहू इंतज़ार कर रहे हैं, माँ आ नहीं रही है, तो बहू जाकर देख लेती है मंदिर में। वहाँ देखती है सास तो अच्छे अच्छे भजन गा रही है। बहू का माथा ठिनक जाता है, ओहो मैंने तो ये कहा था कि बूढ़ी बड़ियों के साथ बैठकर अपना टाइम पास कर लेना, ये तो भजन गाती है। बताओ, इसने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, मोहल्ले में भजन गाती है। यानी कि शहरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नीचा समझते हैं, लेकिन भजन गाना कौन सा नीचा काम है, बहुत अच्छा काम होता है। उसके बाद जैसे ही सरला देवी घर आती है तो दोनों बेटा और बहू आंखें दिखाते हैं कि आपको तनक भी शर्म नहीं आई, इतनी देर हो गई, सबसे पहले तो यहाँ पर आए और वहीं पर थी, और दूसरी बात भजन क्यों गा रही थी आपने तो हमारी नाक कटवा दी पूरे मोहल्ले में। सास से बहू कहती है, सास कहती है बेटी भजन गाने से कौन सी नाक कट जाएगी। अब जो बहू होती है वह कहती है कि लोग ये कहेंगे इनकी वो सास है और वो भजन गाती है, वो ऐसा काम करती है। लेकिन जो सरला देवी होती है वह उनसे थोड़ा सा लड़ जाती है, कहती है कि तू अपना काम देख और मुझे जो करना अपने जीवन में करूँगी, क्योंकि वो कड़क भी थी थोड़ी सी। लेकिन जो बहू होती है वह कहती है हाँ जी, वही ताना दोबारा मारती है, और क्या करोगी, आप जैसा करना है आपको, क्योंकि पैसे तो हम कमा कर लाते हैं, आप आराम से बैठी बैठी खाती रहती हो बस, और आराम से मज़े से सहेलियों के साथ रहती हो और भजन गाती हो, इससे पूर्ति पड़ जाएगी आपकी। इस तरह की इनके बीच में व्यवहार होता है। अब उसके बाद दोस्तों सास को बहुत बुरा लगता है कि यार यह जो औरत है, यह जो मेरी बेटे की पत्नी है, मुझे बार बार पैसों का घमंड दिखाती है कि मैं औरत होते हुए पैसे कमाती हूँ तुम्हारे बेटे के साथ। अब तो जो सरला देवी होती है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है, और उसकी एक सहेली थी कश्मीरी देवी, उसके सामने जाकर मंदिर में बात करती है कि यार कश्मीरी आप ये बताओ, मैं भजन गा लेती हूँ, सबसे पहले तो मेरी बहू को इसके ऊपर आपत्ति है कि तू भजन क्यों गाती है, कोई मैं गलत काम करती हूँ। कश्मीरी कहती है नहीं नहीं बहन, आजकल के ज़माने में ऐसी ही औरतें हैं, ऐसी बहू हैं, सब उनको कुछ भी काम नहीं लगता, अच्छा सास का। अब तो यहाँ पर सरला कहती है कि वो मुझे पैसों का घमंड दिखाती है, पिछले कई महीनों से उसके पैसों का घमंड मैं सुन रही हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। कहती है बार बार कि मैं औरत होकर के पैसा कमाती हूँ तुम्हारे बेटे के साथ और तुम्हारा पेट भर रही हूँ फिलहाल, और तुम हमारे टुकड़ों पर पल रही हो, बड़ा बुरा लगता है कश्मीरी बहन। अब जो कश्मीरी बहन होती है वह कहती है अरे ये बात है, बस ये तो बहुत सिंपल है, इसका हल करना। तो सरला कहती है क्या बात है, कैसे हल हो सकता है, तुम भी पैसे कमा सकती हो। सरला कहती है कैसे कमा सकती हूँ मैं पैसे। तो जो सहेली होती है कश्मीरी, वह बताती है कि मेरी बेटी है, यूट्यूब पर काम करती है और महीने के लाखों कमाती है आराम से घर में बैठी बैठी, और तुम अच्छा भजन गाती हो, तुम्हारे भजन अगर यूट्यूब पर डाले जाएंगे तो लोग देखेंगे तुम्हारे भजनों को, क्योंकि इतना सुंदर भजन गाती हो, हमें पता है ना तुम्हारे भजन कितने सुंदर होते हैं। मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ और फिर बात करूँगी कल तुमसे। उसके बाद जो कश्मीरी देवी होती है अपनी बेटी को बताती है, उसकी बेटी कहती है हाँ मम्मी, किसी की सहायता करना कोई बुरी बात नहीं है, चैनल बना देती है यूट्यूब पर। और फिर अब सरला देवी जो भजन गाया करती है वो सारे भजन फ़ोन में रिकॉर्ड करके एक उसके लिए चैनल बना दिया गया था, उसमें डाल दिए जाते हैं। दोस्तों उसके भजन डलते ही और लाखों में लोग देखते हैं, करोड़ों में देखते हैं, मिलियंस में उसकी वीडियोस को देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ में दम था। भजन भी बहुत अच्छे थे जो कि यूट्यूब पर कहीं नहीं थे, वो खुद के ही भजन थे उनके बनाए हुए। अब तो यहाँ पर उसका चैनल चल निकलता है और उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन बुजुर्ग औरत को क्या पता कि मोनेटाइज क्या होता है। मोनेटाइज का मतलब पैसे कमाने के योग्य हो जाता है। वह चुपचाप थी, बेटा बहू को कुछ बताया नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यूट्यूब के पैसे बस आने ही वाले थे और 1-2 दिन में पेमेंट आने वाली थी। अब जो उसके बेटे बहू होते हैं वह अपनी शादी की सालगिरह की तैयारी कर रहे थे, घर को सजा रहे थे, घर में चीज़ें ला रहे थे कि मेहमान आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बुजुर्ग औरत जो होती है सरला देवी अपनी बहू से कहती है बेटी मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आ, तुम्हारी जो सालगिरह है उस पर मैं साड़ी पहनूंगी अच्छी सी, लोग आएंगे यहाँ पर। अब जो बहू होती है वो जवाब देती है कि अरे माँ जी आप इतना खर्चा क्यों करती हो, मेरी अलमारी में रखी हुई है साड़ी मेरी वाली, उनको पहन लेना, एक साड़ी रखी हुई है। अब उसके बाद जो सरला देवी होती है अलमारी के पास जाती है और उस साड़ी को खोल कर देखती है, वह तो फटी हुई साड़ी थी, उसका रंग भी फीका पड़ा हुआ था। सरला को बड़ा बुरा लगता है कि ये बहू तो बिल्कुल सर पर नाच रही है, इसको इतना भी सहूर नहीं है, इतना भी इसको अकल नहीं है कि सास भी पहन कर ओढ़ कर जान सकती है, वो भी किसी फंक्शन को अटेंड करना जान सकती है। बिल्कुल मुझे तो ऐसे डाल रखा पैरों में, इससे अच्छा तो मैं गाँव में थी, अपनी चलाया करती थी, 4 सहेलियाँ मेरी बात माना करती, और किसी का फंक्शन प्रोग्राम होता तो मैं भजन गाती तो सभी लोग पूरे गांव के तारीफ किया करते। यहाँ तो मुझे बिल्कुल एक रद्दी का सामान बनाकर इन्होंने रख दिया है। लेकिन वह चुप लगा जाती है
और वह अब शाम को जैसे वह बेटा बहू अपनी नौकरी पर चले जाते हैं तो वह उस मंदिर में जाती है भजन कीर्तन करने के लिए। अब वहाँ पर सरला देवी के पास उसकी सहेली कश्मीरी देवी बैठी हुई थी और कश्मीरी देवी की बेटी ने सरला देवी का चैनल बनाया था। सारे अकाउंट खुलवा करके खुद ने ही सारी चीज़ें ऐड कर दी थी यूट्यूब में। शाम को भजन करते हुए अब कश्मीरी देवी की बेटी आती है और कहती है, सरला आंटी चलिए हो गया जो कुछ होना था। सरला देवी कहती है, बेटी क्या हो गया? तो वह कहती है, आपकी पेमेंट आ गई है, चलो उसे निकाल कर लाते हैं। अब जो सरला देवी होती है उसको वह बैंक के एटीएम वगैरह जहाँ भी ले जाना होता है वहाँ पर ले जाती है और पैसे आते हैं उसके 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए जैसे आते हैं सरला देवी कहती है, तो बहुत पैसे हैं, मेरे बेटा बहू तो इतने पैसे 3-4 महीने में कमाते होंगे। अब तो वह खुश हो जाती है, मजाकिया टाइप की वह थी ही, पैसे निकाल लाती है 20-30-40 जो भी हज़ार रुपये निकलते हैं। और उसके बाद वह अब अगला जो प्रोग्राम होने वाला था घर के अंदर बेटा और बहू की शादी की सालगिरह का, उसके लिए प्लानिंग बनाने लगती है। और सबसे पहले वह कहती है उस लड़की से जो उसकी सहेली कश्मीरी की बेटी थी कि बेटी बता तुझे क्या चाहिए, इसमें से तू भी ले ले। लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं माँ जी मेरे पास काफ़ी पैसे आते हैं और ये आपका अधिकार है, आपकी मेहनत है, मैंने तो बस चैनल चलाया आपका, उसमें जो भी दिक्कतें आती है वो सही की हैं। अब तो यहाँ पर सरला देवी अपनी सहेली कश्मीरी को और अपनी सहेली की बेटी को अच्छे से होटल में ले जाती है, क्योंकि बेटी ने कहा था कि माँ जी आप हमें होटल में खाना खिलाइए, पार्टी दीजिए। अच्छे से होटल में ले जाकर उनको पार्टी देती है। तकरीबन उस पार्टी के अंदर ही उनके 2,500 से 3,000 रुपये उठ जाते हैं। सारा खर्चा सरला देवी करती है। पैसे वो 30,000 40,000 रुपये निकाल कर ले ही आई थी। उसके बाद दोस्तों वह बाज़ार जाती है और बाज़ार से अच्छी सी 10,000 रुपये की साड़ी अपने लिए ख़रीदती है और 5,000 रुपये की साड़ी अपनी बहू के लिए उसको गिफ्ट देने के लिए ख़रीदती है। अब ये सारी चीज़ें लेकर के जाकर चुपचाप रख देती है। होता है दूसरे दिन उसके बेटा और बहू शादी की सालगिरह का प्रोग्राम तैयार करते हैं। अब वहाँ पर जो सास होती है अच्छी 10,000 रुपये की साड़ी पहनकर नहा धो करके निकलती है कमरे में से, तो बहू उसको देख करके एकदम उसका माथा चढ़ जाता है। अपने पति से कहती है कि तुमने इसे पैसे क्यों दे दिए, ये इसको क्या ज़रूरत थी इतनी अच्छी साड़ी पहनने की, देखो कितनी महंगी साड़ी लेकर आई है, और मैं तुमसे अब बात नहीं करूँगी, तुम तो अपनी माँ को पैसे दे देते। लेकिन पति कहता है कि मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया माँ को। और जो माँ होती है अपने हाथ में शादी की सालगिरह की गिफ्ट थी, एक साड़ी थी 5,000 रुपये की, और अपने लिए मतलब 10,000 की खरीदी है, बहू के लिए फिर भी 5,000 की खरीदी है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बहू होती है वह अपनी सास को देखती रहती है आखिर ये मामला क्या है। उसके बाद सास अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, ये लो बेटी तुम्हारी शादी की सालगिरह का गिफ्ट, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। बहू माथा चढ़ाकर कहती है कि हमारी ही कमाई के पैसों को गिफ्ट में बदल कर हमें दे रही हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सास एकदम से घुर्रा जाती है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? उसी दिन से देख रही हूँ तुमने मुझे कबाड़ बना कर रख दिया है। क्या तुम ही पैसे कमा सकती हो? तुम ही हो ऐसी औरत जो दुनिया में पैसे कमा सकती हो, ये मेरी कमाई के पैसे हैं। अब दोस्तों यह सुनने के बाद जो उसकी बहू होती है उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखने लगती है कि आप कहाँ से कमा लाई। उसके बाद वह कहती है, मेरा यूट्यूब चैनल है और लाखों में लोग मुझे देखते हैं और वहाँ से मेरी कमाई होती है, और तुम तो क्या कमाते हो, मैं इतना पैसा कमाती हूँ। अब यह देख करके जो बेटे की पत्नी थी यानी कि बहू थी उसके तो पसीने छूट जाते हैं, सक्के में पड़ जाती है, ना हाँ कहती है ना कहती है, चुपचाप खड़ी खड़ी अपनी सास को और उसकी साड़ी को निहारती रहती है। और सास के चेहरे पर जो खिलावट थी वो अलग ही थी आज। इतने में ही बहू देखती है कि वहाँ उस प्रोग्राम में आए हुए बुजुर्ग थे या और भी जो लोग थे जो सास के भजनों को सुना करते थे, एकदम से उसके पास आते हैं। अरे माँ जी आप यहाँ रहती हो, हम आपके भजन देखते हैं। बहुत सारी औरतें भी थी और माँ जी के साथ आकर फ़ोटो सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं। इस सारे माहौल को देख करके बहू की तो बोलती बंद हो जाती है और बेटा भी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। और उसके बाद दोस्तों अब जो वह माँ जी है उसकी कमाई इतनी है कि बेटा बहू इतनी कमाई शायद 3-4 महीने में भी ना करवाते हों दोनों मिल करके। और घर के अंदर अब जो माँ है वह घर के अंदर बड़े रौब जमा कर रहती है और अपने बेटे और बहू से कहती है कि तुम कमाते ही क्या हो, सुबह से शाम तक घर से बाहर पड़े रहते हो और मुझे देखो मैं घर में मज़े से रहती हूँ और आराम से बाज़ार जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, अच्छा अच्छा खाती हूँ फल फ्रूट
और तुम लोगों से कई गुना कमाती हूँ। घूमते रहो, डोलते रहो, मज़े से रहो। अब वो इस तरह से अपने घर में रौब जमा कर रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो यह वृद्ध महिला थी थोड़ी सी रौबदार थी, लेकिन समय ख़राब होता है, जब बीमार हो जाता है इंसान तो सारा रौब थोड़ा फीका पड़ जाता है। लेकिन उसका रौब फिर से जमने लगा था और बेटा बहू अब उसके कहे अनुसार काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माँ जी तो इतना कमाती हैं, इतना हम कभी कमा ही नहीं सकते नौकरियों से, और घर का खर्चा भी लेते हैं। तो माँ से बड़े प्यार से बात करते हैं, माँ जी ये सामान आएगा, वो सामान आएगा। अब वही बहू अपने माँ को उस अपनी सास को अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला कर देती है और उसके बाल काटती है, बालों को संवारती है, उसको नहलाती है, कमर को साफ करती है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अब अलग ही ज़रिए में होने लगती हैं। दोस्तों, यही होता है पैसे का जादू। पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कोई बेवकूफ़ इंसान है समाज के अंदर और उसके पास बहुत सारा पैसा है, अथाह पैसा, तो लोग उसको बड़ा अक्लमंद और बड़ा हुनरमंद और बड़ा समझदार कहते हैं, जबकि उनको पता होता है इसके अंदर कोई हुनर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, लेकिन उसका पैसा ये चीज़ें कहलवाता है समाज के लोगों से। और उधर एक आदमी ऐसा है जो फुल समझदार है, सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है और हर चीज़ को अच्छी तरह से परफेक्ट करना जानता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको लोग पागल कहते हैं कि ये पागल है दूसरा, ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, इसको नहीं आता कुछ भी, किसी भी काम को वह करता है लेकिन लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा इस काम से। तो ये होता है समाज के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोगों ने आप में से भी ये कंडीशन देखी होंगी अपने जीवन में। पैसा है तो लोग इज्जत करते हैं, पैसा नहीं है तो लोग देखते हैं ये कितना भी समझदार आदमी है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया जी हैं जो कि लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। भीख सिंह हमारे बड़े भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ साहबेज मलिक जो कि कमेंट करते हैं। और साहब विर्क हमारे भाई यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी कमेंट करते हैं। अमित पटेल भी कमेंट करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। और उसके बाद हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ हैं कलमुद्दीन भाई हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं। और दोस्तों अब हम यहाँ पर देखें फेसबुक पर, तो यहाँ पर मालिक चंद साकेत हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम मालिक चंद वर्मा है, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। सर बहुत अच्छी वीडियो लगती है आपकी और बहुत वीडियो देखता हूँ मैं, और सर मेरा भी नाम लीजिए। जी बिल्कुल मालिक चंद जी, आपका नाम मैंने लिया है। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। समाधान पाटिल भाई साहब कहानी बहुत अच्छी लगी, और समाधान पाटिल जलगांव से। और राम शब्द हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जैनुद्दीन अंसारी, सुदेश भाई मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन बहुत भूखा रह लो लेकिन कर्जा मत लो। कर्जे के ऊपर जो मैंने कहानी बताई थी उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं जैनुद्दीन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्जा बहुत बुरी बीमारी है, इससे तो अच्छा है कि अपनी कोई भूखा रह लो या फिर जो चीज़ की ज़रूरत है उसके बिना ही रह लो। कर्जे से तो अच्छा ये भी है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब कर्जा चढ़ जाता है लोग घरों के चक्कर काटने लगते हैं, हमारा कर्जा दो हमारा, तो बहुत बुरा होता है। अनिल बडोला हमारे भाई कमेंट करते हैं। रामराज गौड़ कमेंट करते हैं, कहते हैं जो समझ गया वो संभल गया। और रामराज देवों की नगरी देवरिया से, बहुत दिनों के बाद आपके वीडियो से जुड़ा, समय का अभाव था, धन्यवाद जी। कोई दिक्कत नहीं रामराज जी, जब समय मिले तब आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। देवेंद्र सेन हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर जी बहुत अच्छी बात बताते हो, जितनी लंबी सौर हो उतने ही पाँव पसारिए, ज़िंदगी इंसानियत के नाते ख़राब ना हो। जी बिल्कुल जी। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई जी कर्ज हर किसी पे होता है पर जान गंवाना मूर्खता है भाई जी। बिल्कुल जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, जय हिंद जय भारत। अमित पटेल हमारे भाई कहते हैं पैर उतना ही पसारे जितनी लंबी चादर हो। जी बिल्कुल जी। और अजय देवनाथ हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद मालिक चंद दोबारा से कमेंट करते हैं 2020 से, सर देखता हूं मैं आपके वीडियो। मालिक चंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इतने लंबे समय तक हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। उसके बाद पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश भाई नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आश्रम से। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत में अब आराम होगा। आपकी तबीयत कैसी है? और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी। भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी सही हो। पंकज भाई जब नए डॉक्टर को दिखाया था तो उसने कहा कि 15 दिन की जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ वो खानी है बस, उसके बाद आराम है। और सच में मुझे आराम है फ़िलहाल, मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है फ़िलहाल।
और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। धीरज बंडवाल हमारे भाई कहते हैं कर्ज ज़्यादा ना लें, जितना हो सके कर्ज से दूर रहें। जी बिल्कुल। साहबवीर कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई कहते हैं जय श्री सीताराम सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके। योर स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मोनू जैन कमेंट करते हैं और धवल चौधरी हमारे चाचा जी हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं और जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं और कमेंट भी करते हैं। धवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल और तिरछी बात भारत चैनल और तिरछी बात चैनल और फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद जय भारत।